पिक्चर चालू करो बे। के पास आ रहा हूं, आप तो रोजे से भी हैं वारिस पठान, आपको जाना भी होगा। वारिस पठान, ये अब से पहले जब बुलडोजर चलता था दंगाइयों के यहाँ, खूब बवाल होता था देश में। आज शोर नहीं हो रहा है। नागपुर दंगों के आरोपी, मुख्य आरोपी फहीम के यहाँ बुलडोजर चल गया 24 घंटे में। आप आवाज उठा रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्या वजह है? अभी पता चलेगा। देखिए, जस्टिस उज्जवल भुयान की जुबानी के अंदर अगर आप माने मानक भाई, तो आज जो बुलडोजर चला, ये बुलडोजर संविधान के ऊपर चला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो ऐसा है कि ऐसा संविधान के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके पहले नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर रोक लगाई और कड़क टिप्पणी की कि बुलडोजर जस्टिस जो है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यदि अगर आपको लगता भी है कि ये आरोप इसके ऊपर सिद्ध हो, तभी भी आप उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि आप बुलडोजर चला के सिर्फ एक इंसान को तकलीफ नहीं देते, उसके पूरे परिवार को आप पनिश कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कहा, उसके बावजूद संविधान को नहीं मानना, कानून को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, ये तमाम चीज बीजेपी मास्टर हो गई। और जहां उनके राज्य है, आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर जाकर नागपुर के अंदर एक बुलडोजर चढ़ गया। और फहीम का अगर देखिए इल्लीगल अतिक्रमण है, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए, उनको नोटिस दीजिए, वो जवाब देंगे। उसके बाद आपको लगता है कि इल्लीगल है, आप जाके तोड़ सकते हो। कानून को लेकिन मानना जरूरी है। पर देखा क्या जा रहा है मानक भाई, कोई कानून की परवाह नहीं कर रहा, सब मनमानी कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जो देश के लिए, हम तो सुन रहे हैं, संविधान के लिए, हम तो सुन रहे हैं वारिस पठान, सबसे फहीम के घर का नक्शा ही पास नहीं था, पूरी तरह से गैर कानूनी निर्माण था, इसीलिए गिरा दिया गया। ठीक है, अभी पता चला इनको, इतने बरसों से पता नहीं था। अगर गैर कानूनी था, इलीगल था, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पहला उसको एक नोटिस दी जाती, वो नोटिस का उसका वकील रिप्लाई फाइल करता, रिप्लाई के बाद आर्ग्यूमेंट होता, आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती कि गैर कानूनी है, नक्शा पास नहीं था, तो उसको ऑर्डर देके अगर तोड़ते तो हम मानते कि बिल्कुल कायदे कानून का पालन हुआ, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया। लेकिन ये मनमानी करके, तानाशाही करके, कहीं पर भी किसी के भी घर पे जाके बुलडोजर चला दो, उखाड़ दो, तो कहां से चलेगा? कितनी जगह पे ऐसा हुआ है कि बुलडोजर आपने चला दिया, बाद में पता चला कि वो जो इंसान था बेकसूर निकला। बात तो सही है। अब कौन उसकी भरपाई करेगा? ऐसे आजकल बहुत से मसले आ रहे हैं राज्य के सामने, देश के सामने। जब इंसान को पहले कन्विक्ट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इन्वॉल्व है, उसके बाद पता चलता है बेचारा बेकसूर था, बेचारी बेकसूर थी, मगर उसके लिए कोई माफीनामा नहीं है हमारे देश में। कोई माफीनामा नहीं देता वहां पर आकर, कोई बुलडोजर वाला ये नहीं बोलता कि वापिस तुमको घर बना के दे देंगे। तो ये किस दिशा में अगर लेकर जाएंगे आप? चलिए बताइए। राधे 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 बताइए वारिस पठान, बुलडोजर वारिस भाई, एक सेकंड, जस्टिस है ना, एक मिनट, रूल ऑफ लॉ, कायदा कानून। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा गाइडलाइन दी है कि 15 दिन का, 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उससे पहले आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बस हवा निकल गई। तो अगर उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर रही है महाराष्ट्र सरकार, तो उतना हल्ला क्यों नहीं है? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। आप तो बोल रहे हैं, बाकी कोई क्यों नहीं बोल रहा है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। अरे देखिए, जहां हक और इंसाफ की बात होती है, वहां हल्ला मचाना, कायदे में रहकर बात करना ही की सियासत पार्टी करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज मैं उन्हीं का प्रवक्ता आपके बीच में आके बोल रहा हूं। अब ये लोग तो कोई हल्ला मचाएंगे नहीं, ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वोट लेने के लिए सब आ जाएंगे। लेकिन जहां हक की बात है, कायदे कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, संविधान को बचाने की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ठीक है, तो बता दीजिए फिर ये 4%। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ठीक है, तो बता दीजिए फिर ये 4% आरक्षण कर्नाटक का सही है या गलत? 4% आरक्षण सही है या गलत मुसलमानों के लिए अलग से? अब सुनिए मानक भाई, मैं सुन रहा था, आरक्षण मजहब के नाम पे नहीं दिया जा रहा। आरक्षण उन कमेटियों की रिपोर्ट की बुनियाद पे दिया जाता है जो बस दर्शाता है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, जिसने बताया कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई की उच्च न्यायालय ने ऑर्डर पास किया है। सुनिए, महाराष्ट्र की उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है 10 साल पहले कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया जाए।
वो काय के आधार पे था? सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार के ऊपर दिया। आज तक सरकार आके बैठ गई, आज तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप तो वकील हैं वारिस पठान, हमने कहा मराठाओं को रिजर्वेशन दो, सेलेक्टिव कोर्ट मत करिए। ऑब्जेक्शन नहीं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं है। आप तो खुद वकील हैं, क्यों नहीं? सेलेक्टिव कोर्ट मत करिए। जब भी कोई आरक्षण का मसला आता है, कोर्ट क्या पूछता है? डेटा लाइए। कौन सा आपने जनगणना कराई, कौन सा आपने डेटा समाज में जाकर इकट्ठा कराया, कौन से वर्ग में कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, कौन ज्यादा पिछड़ा है, कौन ज्यादा गरीब है, कहां है डेटा? बताइए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। कर्नाटक में, ये भी सुरेंद्र भाई से पूछूंगा मैं, डेटा कहां है? बताइए। ने हाँ, ये आपका ये बोलना है मानक भाई कि मुंबई की उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए, वो क्या बिना डेटा देके दिया, बिना कमेटी के रिपोर्ट के दिया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद तय कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा या हाई कोर्ट बड़ा? मैं मुंबई के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, मैं मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता हूं। रिपोर्ट दर्शाता, मैं असेंबली में था, हमने मांग की थी, हमने यहां तक कहा था कि मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर साथ ही साथ देखो मानक भाई, बात एक है, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है। मैं उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके मां बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा बेटी पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बने, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन करे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हम रिजर्वेशन उन लोग के लिए चाह रहे हैं मानक भाई। तो यहां पर कास्ट कहां से आ गई, देश इसका क्या रिलीजन कहां से आ गया? और रिपोर्ट है ना, मतलब आप धर्म के आधार पर मांग रहे हैं, बनाया तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से मांग रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। गजब बेइज्जती है। देखिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसके बुनियाद के ऊपर मुंबई की उच्च न्यायालय का जो मैं जजमेंट पढ़ा हुआ हूं, जो मैं पढ़ा हुआ आपके सामने बता रहा हूं, हवा में मैं तीर नहीं मार रहा हूं। उन्होंने कहा कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को देना चाहिए, यह डायरेक्ट आदेश है। और उस आदेश को पास हुए 10 साल हो गए। 10 साल से कभी उद्धव ठाकरे की सरकार आई कांग्रेस के साथ में, नहीं हुआ। तो तेलंगाना में दे दिया क्या? वापस आ गई। तेलंगाना में तो आपकी सहयोगी की सरकार है। होने वाला जली ना, तेरी भी जली ना। है। तेलंगाना में तो आपके सहयोगी की सरकार है, वहां पर है रिजर्वेशन। हाँ। जहां तक मेरी नॉलेज है वहां पर कुछ लिमिट तक रिजर्वेशन दिया गया है, ये मुझे इतना पता है फिलहाल। मेरे अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ये कमाल है। देखिए, महाराष्ट्र में मांग रहे हैं 5%, कह रहे तेलंगाना में पता ही नहीं है या नहीं। घमंड में मत रही माधर के, अपने खाए का इंतजाम कर साले।